चलें। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। लास्ट टाइम बेटा हमने कुछ जो टॉपिक डिस्कस किए थे, बल्कि कुछ भी टॉपिक हमने डिस्कस नहीं किए। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट किया है, ठीक है। सो 10th क्लास वाले बच्चे अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला जो टॉपिक है वो लिखेंगे और 9th वाले अब इधर फोकस करेंगे। सो बेटा आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से आपने इसको समझना है। जो बच्चे नए आए हैं वो इसको साथ साथ कैरी करेंगे। इसमें अब बेटा आपने साथ साथ इसको लेके चलना है और पेपर में इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और एक MCQs आता है, ठीक है। इस चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर जो 5 है उसका नाम है बेटा हमारे पास ग्रेविटेशन। उर्दू में भी इसको बेटा यही कहते हैं, ठीक है जी। सो देखते हैं हमारे पास क्या है। लेक्चर नंबर हमारे पास कौन सा है? 16 है। शाबाश, याद रखा करें, मुझे याद नहीं रहता। लेक्चर नंबर 18 है हमारे पास और 9th क्लास की फिज़िक्स अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। चलें। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस चैप्टर का जो नाम है वो ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन असल में एक फोर्स का नाम है, ठीक है। कशिश की फोर्स का नाम है। वो कैसे, ये दरियाफ्त कैसे हुई, किसने इसको दरियाफ्त किया, इसका क्या हमारी ज़मीन के ऊपर क्या किरदार है, हमारी कायनात के ऊपर ये किस तरह से काम कर रही है और हमारे किस तरह काम आ रही है, ये हम पढ़ेंगे सारा। तो अल्लाह पाक ने अजीबोगरीब किस्म की फोर्सेस बनाई हुई हैं जिसकी वजह से इस ज़मीन के ऊपर हमारी जो ज़िंदगी है वो मुमकिन हुई है, ठीक है। अब सबसे पहले इसके बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में जिस बंदे ने सोचा था, गौर व फिक्र किया था, उसका नाम आइज़ैक न्यूटन था। क्या नाम था उसका? आइज़ैक न्यूटन। ये जो 17th सेंचुरी है ना, जिसको 17वीं सदी कहा जाता है, उसका एक अजीम, उस सदी का एक अजीम मैथमेटिशियन और फिजिस्ट गुजरा है जिसका नाम आइज़ैक न्यूटन था, ठीक है। आपके लेवल तक इतनी ज़्यादा बातें नहीं की जाती क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं। तो ये जो आइज़ैक न्यूटन है, इसकी जो फ़िज़िक्स है उसका नाम क्लासिकल फ़िज़िक्स है। पुरानी फ़िज़िक्स, रवायती फ़िज़िक्स, वो आप पढ़ रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ाई जाती है, ठीक है। सो क्या है बेटा कि ये जो फिजिस्ट हमारे पास गुजरे हैं आइज़ैक न्यूटन, जिनके आपने न्यूटन के लॉस भी पढ़े हैं, बहुत सारी चीज़ें इनकी आपने पढ़ी हैं, बहुत सारा काम इन्होंने फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स के फील्ड में किया है और अभी भी किताबों में इनका नाम बहुत सारी जगहों पे आता है और इनको खराज अक़ीदत भी पेश किया जाता है दुनिया भर के साइंटिस्ट की तरफ से और दुनिया की तरफ से, क्योंकि आज उन्हीं की थ्योरीज़, उन्हीं की लॉज की बदौलत आज हम जो बड़ी फ़िज़िक्स है, बड़े लेवल की, यानी कि मॉडर्न फ़िज़िक्स है, उसको पढ़ने के काबिल हुए हैं, जो आज मैं फ़िज़िक्स पढ़ रहा हूँ बड़ी क्लास में, ठीक है। तो बेटा ये आइज़ैक न्यूटन जो है, ये एक दफ़ा एक शाम को एक सेब के दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, ठीक है। तो उन दिनों ये सोच रहे थे कि भाई ये जो सियारे हैं या ये चाँद है, ये सियारे सूरज के गिर्द क्यों घूमते हैं, या ये चाँद जो है ये ज़मीन के गिर्द क्यों घूमता है, ठीक है। ये आपको पता है ना कि जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, इस तरह ये सोच रहा था। अभी हमारी ये ज़मीन है तो ज़मीन के गिर्द बेटा ये चाँद घूम रहा है। तो ये सोच रहे थे कि ऐसा क्यों होता है, ये क्यों घूमते हैं। तो अभी इनको जवाब नहीं था उस चीज़ का मिल रहा। इससे पहले इन चीज़ों के बारे में किसी ने नहीं था सोचा। तो क्या हुआ कि बैठे बैठे ये सोच रहे थे, ये 1665 की बात है, 17वीं सदी की बात है, ठीक है। सो अचानक ऊपर से एक सेब गिरा, सेब के दरख्त के नीचे बैठे हुए थे और जैसे ये ज़मीन की तरफ सेब आया तो ये सोच में पड़ गए कि भाई ये सेब नीचे को आया है, ऊपर को क्यों नहीं गया, ये इधर उधर को क्यों नहीं गया, ये नीचे की तरफ ही क्यों आया है। तो तब उन्हें ये सोचा उन्होंने
और ये ख्याल किया और उनको इस बात का भी जवाब मिल गया जब उन्होंने सोचा कि ज़मीन के अंदर या इस कायनात के अंदर एक फ़ोर्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक कुव्वत, एक फ़ोर्स पाई जाती है। उस फोर्स को कहा जाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहा जाता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। उसको उर्दू में कहते हैं कशिश की फोर्स। ठीक है। अब तो आपको पता है कि मैं अगर ये मेरे पास मार्कर है, अगर मैं इसको छोड़ूंगा, ये कैप है, तो ये ज़मीन की तरफ जा रहा है। क्या हो रहा है कि इसको ज़मीन की तरफ कोई चीज़ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है। ऐसे है कि नहीं? अब ये जो फोर्स इसको ज़मीन की तरफ खींच रही है उसको आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। उर्दू में कहते हैं ग्रेविटेशन की फोर्स। क्लियर हो गया भाई? सो अब ज़रा मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ। इस कायनात के अंदर एक फ़ोर्स पाई जाती है जिस फोर्स की वजह से इस कायनात के अंदर हर जिस्म दूसरे जिस्म को अपनी तरफ कशिश करता है, अट्रैक्ट करता है। उस फोर्स को आप क्या नाम देते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम देते हैं। क्लियर हो गया भाई? अब उसके बाद बेटा सो मैं लिखता हूँ ज़रा, द फोर्स with which everybody in the universe attracts every other body is called force of gravitation। क्या कहलाती है ये? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहलाती है। चलें भी हम ज़रा इसको उर्दू में भी लिखते हैं। ऐसी फोर्स जिस की वजह से इस कायनात में हर जिस्म दूसरे जिस्म को कशिश करता है। क्या कहलाती है बेटा वो फोर्स? फोर्स ऑफ। ऐसी फोर्स को ग्रेविटेशन की फोर्स या ग्रेविटेशन कहते हैं। क्लियर है बेटा जी? अब उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। तो ये जो हमारे पास बेटा ये जो आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने फिर एक इस फोर्स को पढ़ने के बाद, इसकी स्टडी करने के बाद, इसके बारे में सोचने के बाद उन्होंने एक लॉ पेश किया, एक कानून पेश किया। वो जो लॉ था उसको बेटा कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको उर्दू में कहते हैं ग्रेविटेशन का कानून। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन का कानून इसको कहते हैं। आज मैं सिर्फ इसकी आपको तारीफ़ करवाऊंगा, बाकी इंशाल्लाह कल हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक। अब इन्होंने ये कहा था कि हमारे पास दो मैसेज हैं। बेटा इधर ध्यान करो, दो अजसाम है, एक ये इतना है, उसका मैस m है m1, और एक ये बड़ा मैस है, उसका मैस m2 है। यानी कि एक ये बंदा है, उसका मैस 5 किलो है, एक वो बड़ा बंदा है, उसका मैस 10 किलो है। तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कशिश करेंगे। ठीक है। अब जाहिर है फिर इनके बीच में फोर्स पाई जाएगी, कशिश की फोर्स। उसको आप किससे जाहिर करेंगे? F से। और इन दोनों अजसाम के दरमियान जो फासला है, अब ये जितने फासले पे पड़े हुए हैं बेटा, उसको आप डिनोट कर लेंगे D के साथ। फासले को किससे जाहिर करेंगे? D के साथ। सो मैं इंग्लिश में इसको लिख सकता हूँ, आप लिख सकते हैं उर्दू में। कंसीडर वी हैव टू बॉडीज ऑफ मैस m1 एंड m2। फर्ज करें हमारे पास दो मैसेज हैं, एक का मैस m1 है और दूसरे का मैस m2 है। इन दोनों के दरमियान जो ग्रेविटेशन की फोर्स पाई जा रही है, इधर ध्यान करो, इन दोनों के दरमियान जो ग्रेविटेशन की फोर्स है वो F है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, जितने ये फासले पे पड़े हुए हैं, वो कितना है? D है। कितना है भाई? D।
अब इस लॉ के मुताबिक ये कहा जाता है कि इन दोनों के दरमियान जो कशिश की फोर्स है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है वो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के जो मैसेज हैं उसके प्रोडक्ट के, यानी कि उसके हासिले ज़रब के। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई अगर दो छोटे मैस होंगे, छोटे छोटे हैं, तो उनमें कशिश की फोर्स भी कम होगी। अगर दो बड़े मैस होंगे तो उनमें कशिश की फोर्स भी ज़्यादा होगी। जिस तरह सादा लफ्ज़ों में ये कहेंगे दो छोटे छोटे पहलवान हो तो उनमें कुश्ती भी कम होगी, अगर दो बड़े हों तो उनमें रेसलिंग यानी कि कुश्ती भी ज़्यादा होगी, लड़ाई भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यही यहाँ पे वो कहना चाह रहा है। अब दूसरा ये कहा जाता है बेटा कि इन दोनों के दरमियान जो फोर्स पाई जा रही है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वो क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। ठीक है, क्या है? इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस के क्या है? स्क्वायर के। क्या है भाई? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली को ऐसे लिखते हैं बटे में। ठीक है, अब ये डायरेक्टली क्या होता है, इन्वर्सली क्या होता है, सुने ज़रा। ये था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर कोई चीज़ ज़रब हो रही हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर तकसीम हो रही हो, डिवाइड हो रही हो, दिस मीन्स को वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखिए ये ऊपर वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसका मतलब ये है कि अगर आप मैसेज बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगी, मैसेज छोटे लेंगे, मैस कम करेंगे तो फोर्स भी कम होगी। और यहाँ पे इसका क्या मतलब है? जितने मैस करीब होंगे, जितना डी कम होगा उतनी फोर्स ज़्यादा होगी, जितने दूर हो जाएंगे डी ज़्यादा हो जाए उतनी फोर्स क्या हो जाएगी? कम। एक चीज़ ज़्यादा होगी दूसरी, इसको कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक ज़्यादा हो दूसरा भी ज़्यादा हो, इसको क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर हो गया? अब छोटू पहले इधर समझो। तो अब मैं ये जो दो चीज़ें हैं इन्हीं को मैं क्या करूँगा अभी बेटा, मैं एक इंग्लिश की डेफिनेशन की सूरत में, स्टेटमेंट की सूरत में मैं इसको लिखूँगा। ठीक है, सो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट हम देखते हैं क्या होगी भाई। स्टेटमेंट इसकी ये है कि इस कायनात के ऊपर हर जिस्म दूसरे जिस्म को कशिश करता है। एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। तो पहली बात तो मैं ये लिखूंगा, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, यानी कि इस कायनात के ऊपर हर जिस्म दूसरे जिस्म को अपनी तरफ कशिश करता है विद अ फोर्स, एक फोर्स के साथ, which is directly। अब बेटा देखिए यहां से मैंने शुरू करना है ये चीज लिखनी, फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मैसेज के प्रोडक्ट के। दोनों ज़रब हो रहे हैं ना, ज़रब को इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैसेज के हासिले ज़रब के वो फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो फोर्स इज विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of masses and, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। बेटा ये यहाँ से आपने लेना है इनके सेंटर से डिस्टेंस, दोनों के सेंटरों से। ठीक है, एंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल to the square of distance between their centers। क्लियर हो गया भाई? तो बेटा ये आज का आपका काम था। आज मैंने आपको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा सा बताया है। ठीक है, और उसके बारे में, इसके अलावा हमने ग्रेविटेशन की जो फोर्स होती है उसके बारे में हमने बात की है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इसके बारे में हमने बात की है। सो आई होप कि आपको कुछ समझ आया होगा। हमने ये भी आज पढ़ा कि न्यूटन ने इसके बारे में हमें बताया था। ठीक है, और बेटा जब से ये फोर्स हमें पता लगी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को जब से ड्राइव किया गया साइका, तब से क्या है बेटा, हम जो सितारे हैं, इस कायनात के ऊपर सितारे पाए जाते हैं, सितारे पाए जाते हैं,
प्लैनेट्स हैं उनके मोशन को हम स्टडी करने के काबिल हो गए हैं। ठीक है, सो हमारे लिए बहुत फ़ायदे हुए हैं। तो बाकी इंशाल्लाह इससे आगे जो काम है वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। उर्दू मीडियम वाले जो हैं उनको बेटा मैं बुक से ही इसका निशान लगवा देता हूँ, वहाँ पे रेड लाइंस में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो आप वहाँ से इसको कर लेंगे। अपना ख्याल रखें, खुश रहें बेटा, और अपने जो रिस्पॉन्स है वो लाजमी दें। अल्लाह हाफिज़। चलें आप इसको देखें ज़रा शाबाश।